Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Twilight New Moon. ये ट्वाइलाइट का दूसरा पार्ट है. Without wasting time, let's start. मूवी शुरू होती है स्पेन राज्य के इटली शहर में. वहाँ हम देखते हैं कि बेला स्वान इटली की गलियों में भागते हुए एडवर्ड को ढूंढ रही होती है. तभी हम देखते हैं कि वहाँ क्लॉक टावर के नीचे वो भागते हुए पहुँचती है, लेकिन एडवर्ड उसे वहाँ पर नहीं मिलता. वह भागते हुए एक बगीचे में जाकर पहुँचती है. बगीचे में उसे एडवर्ड की परछाई नज़र आती है. उसे पाकर वो काफ़ी खुश होती है. जब बेला एडवर्ड के पास आती है तो उससे बातें करने लगती है. तभी उसे सामने से एक बूढ़ी औरत नज़र आती है. बेला उस बूढ़ी औरत के पास में जाकर उसे पूछती है कि दादी आप यहाँ पर कैसे. तब बेला को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, वो खुद ही है. हमें ये पता चलता है कि अब बेला की उम्र बढ़ रही है, क्योंकि एडवर्ड एक वैम्पायर है. वो जिस उम्र में है उसकी उम्र हमेशा वही रहेगी, यानी कि अगर वो 17 साल है तो वो 17 साल ही रहेगा. लेकिन बेला को ये पता चलता है कि वो उसकी तरह कभी जवान नहीं रह पाएगी. वो एक दिन बूढ़ी ज़रूर हो जाएगी. तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ बेला का एक सपना था. अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसके पिता चार्ली उसे उसका बर्थडे विश करते हैं और साथ ही उसे कैमरा गिफ्ट करते हैं. वो बताते हैं कि आज बेला तुम्हारा बर्थडे है और इसी के लिए मैं तुम्हें सोनी साइबर शॉट कैमरा गिफ्ट करना चाहता हूँ. साथ ही तुम्हारी माँ ने एक एल्बम भी तुम्हारे लिए भेजा है. इस एल्बम में तुम अपने सारे दोस्तों की फ़ोटोज़ रख सकती हो. दूसरी पल हम देखते हैं कि बेला तैयार होकर अपने स्कूल पहुँचती है. वो अपने दोस्तों से मिलती है और साथ ही उनकी एक फ़ोटो भी क्लिक करती है. उन्हें पाकर वो काफ़ी खुश होती है. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर एडवर्ड की एंट्री होती है. एडवर्ड भी बेला को बर्थडे विश करता है और साथ ही उसकी लंबी उम्र की दुआ करता है. लेकिन बेला ये नहीं चाहती. बेला उससे कहती है कि तुम तो बूढ़े नहीं होगे, लेकिन मैं एक दिन बूढ़ी ज़रूर हो जाऊंगी. उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर जेकब की एंट्री होती है. जेकब भी बेला को बर्थडे विश करता है और उसे बर्थडे गिफ्ट के लिए एक विंग चैन गिफ्ट करता है और साथ ही कहता है कि ये तुम्हें बुरे सपनों से दूर रखेगा. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला एडवर्ड अपने स्कूल की क्लास में बैठे होते हैं. तभी एडवर्ड बेला से कहता है कि एक दिन मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा और यहाँ से मैं चला जाऊंगा स्पेन, वॉल्टोरी के पास. वॉल्टोरी एक वैम्पायर साम्राज्य है जहाँ पर सभी वैम्पायर्स रहते हैं. उनका एक कानून भी है. हालांकि कानून जो भी तोड़ेगा उसे वॉल्टरी मार देगा. दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब उनकी क्लास ख़त्म होती है तब एलिस बेला के पास आती है और उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है और कहती है कि आज तुम्हारी बर्थडे की पार्टी के लिए हम तुम्हें अपने घर पर इनवाइट करना चाहते हैं, क्या तुम हमारे घर पर आओगी. तो बेला कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी. शाम को हम देखते हैं कि बेला तैयार होकर एडवर्ड के घर पहुँचती है. बेला को वहाँ पाकर उस घर में सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं. सभी एक एक करके बेला को काफ़ी गिफ्ट्स भी देते हैं. तभी एलिस उसे एक रिंग गिफ्ट करती है. जब बेला वो गिफ्ट ओपन कर रही होती है तभी उसका हाथ कट जाता है और उससे खून बहने लगता है. उस खून की महक पाकर जेस्पर बेकाबू हो जाता है और वो बेला पर हमला करने ही वाला होता है. तभी वहाँ पर एडवर्ड बीच में आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे की जगह पर फेंक देता है. तभी हम देखते हैं कि बेला जिस टेबल पर गिरती है वहाँ पर एक कांच की तस्वीर भी उसके हाथ पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है और हाथ कट जाने की वजह से वहाँ पर और भी ज़्यादा खून बहने लगता है. तभी हम देखते हैं कि बाकी दूसरे वैम्पायर्स भी बेकाबू होने लगते हैं. उसी बीच वहाँ पर कार्लाइल आते हैं और उन सभी को शांत करवाते हैं और एडवर्ड से कहते हैं कि इस गलती की वजह से जेस्पर काफ़ी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा. तुम उसके पास जाओ और उसे समझाओ. मैं तब तक बेला को जाकर उसे इलाज करता हूँ, उसके टाँके लगाता हूँ, क्योंकि उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है. वो अपने क्लिनिक में बेला को लेकर जाता है और उसके हाथ पे टाँके लगाने लगता है. तभी बेला कार्लाइल से पूछती है कि क्या आपको ये सब अजीब नहीं लगता, क्योंकि आप भी तो एक वैम्पायर हैं. खून को सूंघ कर क्या आपको उसे पीने का दिल नहीं करता. तो कार्लाइल कहते हैं कि ये काफ़ी सालों की बात है, अब मुझे इस पर काबू हो चुका है. मैं पहले ज़रूर इंसानों का खून पिया करता था जब मैं वॉल्टरी ग्रुप में था, लेकिन जब से मैं उनसे दूर हुआ हूँ मैंने अपने आप को चेंज कर दिया है. इंसानों की भलाई और इंसानों का इलाज करना ही मेरा धर्म है. तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड वहाँ पर आता है और बेला को कार में उसके घर छोड़ कर आता है. रात को बेला उस बीती हुई बातों को काफ़ी सोचती रहती है और उसे लगता है कि अगर वो वैम्पायर नहीं बनेगी तो उनके घर में वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी. अगली सुबह जब एडवर्ड उसके पास में आता है तो बेला काफ़ी शॉक होती है, क्योंकि एडवर्ड की आंखें नम थी.
तो बेला जाकर एडवर्ड से पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो एडवर्ड कहता है कि हमने यहाँ से जाने का ठान लिया है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं कार्लाइल को हॉस्पिटल में काम करते हुए, लेकिन उनकी एज नहीं बढ़ रही। अब लोगों को ये शक हो रहा है कि इनकी एज क्यों नहीं बढ़ रही। तो इसी वजह से हम सभी यहाँ से शिफ्ट होने की सोच रहे हैं और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बेला, ये मेरा लास्ट टाइम है जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर एडवर्ड वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेला उसके जाने का गम सह नहीं पाती और वो पूरी रात भर जंगल में घूमती रहती है। उसके जंगल में घूमने की वजह से, पूरी रात घर पर ना आने की वजह से वहाँ पर चार्ली काफ़ी परेशान हो जाता है और वो अपने दोस्त हैरी और बाकी सभी पुलिस वालों को उस फोक शहर में बेला को ढूंढने के लिए लगा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैम की एंट्री होती है और वो बेला को चार्ली को सौंप देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेला का मूड काफ़ी ऑफ होता है। वो काफ़ी लोगों से कटी कटी रहती है। जब वो स्कूल भी जाती है तो किसी से बात नहीं करती और साइड में चुपचाप जाकर बैठ जाती है। घर में भी वो अपने पिता से बात नहीं करती और रात को सोते टाइम वो काफ़ी सपनों में चिल्लाया करती थी। इस वजह से बेला की हेल्थ भी काफ़ी डाउन हो चुकी थी। एक दिन उसके पिता चार्ली उसके पास आकर कहते हैं कि आखिर ये सब कब तक चलेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से फीनिक्स शहर अपनी माँ के पास चली जाओ। तो बेला कहती है कि नहीं, मेरे अब काफ़ी अच्छे दोस्त यहाँ पर दूसरे बन गए हैं, तो मैं अब आज रात उनके साथ मूवी ज़रूर जाऊँगी और फीनिक्स जाने का ख्याल मैं यहाँ से ड्रॉप कर देती हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं बेला अपनी फ्रेंड जेसिका के साथ में मूवी देखकर वहाँ से बाहर निकल ही रही होती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ गुंडे नजर आते हैं। बेला को पिछला साल याद आता है जब वो बुक स्टोर से बुक लेकर निकल रही होती है और काफ़ी गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी एडवर्ड आकर उसकी जान बचाता है। तो बेला सोचती है कि अगर इस बार भी ये गुंडे अगर मेरे पीछे पड़ जाएं तो एडवर्ड ज़रूर आएगा और मेरी जान बचाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर बेला उन गुंडों की ओर आगे बढ़ने लगती है और एक राइडर के साथ बैठकर आगे की ओर जाने लगती है। 2-3 बार एडवर्ड की परछाई आकर बेला को रोकती है कि बेला, ऐसा मत करो, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन बेला उसकी नहीं मानती और वो उस राइडर के साथ में आगे जाती ही रहती है। तभी एकदम से एडवर्ड की एक बड़ी परछाई उसके सामने आती है और उसे वहीं रोक देती है। बेला ये समझ जाती है कि एडवर्ड उसकी यादों में है और वो जब भी मुसीबत में होगी तब एडवर्ड आएगा और उसकी मदद करेगा। वो घर जाती है और एडवर्ड के बारे में सोचती रहती है। वो एलिस को काफ़ी मेल भी लिखती है कि आज मैं मूवी गई थी, आज मैंने एडवर्ड की याद को देखा, आज मैंने उसकी परछाई को देखा, आज मुझे उसकी बात में बीती हुई अपनी बातें याद आती हैं। लेकिन एलिस उसका कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन हम ये देखते हैं कि बेला ये डिसाइड करती है कि वो अब बाइक राइडिंग करेगी। वो 2 टूटी फूटी बाइक्स को जेकब के पास लेकर जाती है और उससे कहती है कि मुझे बाइक राइडिंग करनी है, क्योंकि जेकब एक तरीके से एक मैकेनिक भी होता है। तो जेकब हाँ बोल देता है और वो एक ही झटके में बाइक को उठाकर उस ट्रक से ज़मीन पर रख देता है। तो बेला कहती है कि तुम तो सिर्फ 16 साल के हो, तुमने ये कैसे किया। तो जेकब कहता है कि उम्र का ताकत से क्या लेना देना, क्या तुम 40 की हो। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं और आगे उस गाड़ी को लेकर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों उस गाड़ी को रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेकब के 2 फ्रेंड्स आते हैं जिनका नाम होता है क्विल और एमेरी। वो दोनों आकर जेकब से कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ बाहर आकर खेलना पसंद करोगे। तभी जेकब कहता है कि नहीं, आज बेला आई हुई है। तो दोनों कहते हैं कि हाँ, बेला तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जेकब कहता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो एक गर्ल है जो मेरी फ्रेंड है। तो सभी हंसने लगते हैं इस बात पर। हम देखते हैं कि उन सब में काफ़ी हंसी मजाक होता है और सीन आगे बढ़ता है। इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि अब बेला भी जेकब के लिए थोड़ी पॉजिटिव है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बाइक्स रिपेयर हो चुकी होती हैं और वो दोनों एक बाइक राइडिंग के लिए एक पहाड़ी पर जाने लगते हैं। तभी बेला को दूसरी पहाड़ी पर उसके कुछ साथी दिखते हैं और वो जेकब से कहती है कि ये सभी तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये पहाड़ी से क्या कर रहे हैं। तो जेकब कहता है कि वो सभी क्लिफ डाइविंग कर रहे हैं। उन्हें ये क्लिफ डाइविंग सैम ने करने को कही है। सैम हमारा एक तरीके से लीडर है, लेकिन मुझे सैम बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहाँ से वो दोनों आगे निकलते हैं और बाइक राइडिंग के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही बेला उस बाइक पर बैठती है तो जेकब कहता है कि थोड़ा संभाल कर, लेकिन बेला उसकी बात नहीं मानती और वो रेस को बहुत ज़्यादा खोल देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से एडवर्ड की परछाई आती है और वो बेला से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बेला एडवर्ड की बातों को इग्नोर करती है
और अपनी बाइक की रेस को और ज़्यादा खोल देती है। इसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो जाकर एक पत्थर में टकरा जाती है। उसके सर से खून बहने लगता है। तभी जेकब वहाँ पर आता है और बेला से कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। मुझे तो लगता है कि तुम गाड़ी सीखना नहीं, अपनी जान देना चाहती हो, और हो ना हो इसके पीछे एडवर्ड ही एक कारण है। तभी जेकब अपनी टी शर्ट खोलता है और बेला के सर से जो खून निकल रहा होता है उसे साफ करता है। बेला को जेकब के अंदर अपनी परवाह को देखते हुए उसके दिल में एक वापस से जगह क्रिएट हो जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो वो काफ़ी खुश होती है। तो चार्ली उसे कहता है कि आजकल तुम जेकब के साथ रहने लगी हो और मुझे ये लग रहा है कि तुम उसके साथ काफ़ी खुश भी हो। दूसरे दिन जब बेला अपने स्कूल पहुंचती है तो वो अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठती है और उसके दोस्तों से वापस पाकर काफ़ी खुश भी होते हैं। तभी सब ये बेला को कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ एक मूवी देखना पसंद करोगी, क्योंकि आज हम सब एक मूवी देखने वाले हैं, दे मुक्का। तो बेला कहती है कि ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है जेकब, वो भी साथ आना ज़रूर पसंद करेगा। शाम को सभी दोस्त एक थिएटर के वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो गई है, किसी को क्या। तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ माइक, बेला और जेकब 3 लोग ही बचते हैं मूवी देखने के लिए। मूवी एक्चुअली एक एक्शन और थ्रिलर मूवी होती है। तो माइक को बीच में इस मूवी में उल्टी आ जाती है और वो थिएटर से उठकर बाहर निकल जाता है। तब बेला और जेकब भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दोनों काफ़ी खुश भी होते हैं। तभी जेकब बेला का हाथ पकड़ता है, लेकिन बेला उसकी इस बदतमीज़ी से काफ़ी गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम इसे प्लीज़ गलत मत समझो। तो जेकब कहता है कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब तुम उस एडवर्ड के साथ में थी तब तो तुम ऐसा नहीं करती थी, और आज जब तुम मेरे साथ हो तो ऐसा कर रही हो। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है और कहता है कि ये मूवी थोड़ी बोरिंग ज़रूर थी, इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी उल्टी आ गई थी, लेकिन क्योंकि जेकब को बेला पर गुस्सा आ रहा होता है तो वो अपना गुस्सा माइक पर उतार देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूसरे दिन बेला जेकब को फ़ोन करती है, लेकिन जेकब उसका कोई भी जवाब नहीं देता। काफ़ी दिन हो जाते हैं। वो काफ़ी वॉइस मेल भी जेकब के लिए छोड़ती है, लेकिन जेकब उसका किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता। तो बेला ये सोचती है कि शायद मुझे उसके घर जाना चाहिए। बेला जेकब के घर जाती है और वो देखती है कि वहाँ बारिश आ रही होती है। जेकब दूर से बारिश में भागता हुआ बेला के पास आता है और वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो बेला जब जेकब को देखती है तो वो देखती है कि अब जेकब काफ़ी चेंज हो गया है। उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी बन गई है, उसने अपने बाल कटवा लिए हैं और साथ ही उसके राइट हैंड के शोल्डर पर एक टैटू भी है। तो बेला उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसा बिहेवियर मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब जेकब कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अब तुमसे बात करना नहीं चाहता। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और वापस लौट कर कभी ना हो। तब बेला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो जंगल की ओर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लोरेंट की एंट्री होती है। लोरेंट को वहाँ पाकर बेला काफ़ी डर जाती है। लोरेंट उसके पास में आता है और उससे पूछता है कि कार्लाइल फैमिली अभी भी तुम्हारी रक्षा करती है। तब बेला को वापस से एडवर्ड की परछाई नज़र आती है और एडवर्ड कहता है कि उसे हाँ में जवाब दो। बेला कहती है कि हाँ, पूरी कार्लाइल फैमिली अभी भी यहीं पर है और वो मेरी रक्षा कर रही है। लेकिन लोरेंट को ये बात समझ में आ जाती है कि वो झूठ कह रही है। लोरेंट उसके पास आता है और उसे कहता है कि जिस तरीके से एडवर्ड ने विक्टोरिया के प्रेम यानी कि जेम्स को मार दिया था, मैं भी अब एडवर्ड के प्रेम यानी कि तुम्हें मार दूंगा। और वो जैसे ही बेला पर हमला करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं और वो लोरेंट पर हमला कर देते हैं और लोरेंट वहाँ से भाग जाता है। इस बात से डरकर बेला अपने घर पहुँचती है, लेकिन सारी रात उसे वो सपना डराने लगता है। अगले दिन जब बेला जेकब के घर पर उसे मिलने के लिए जाती है तो उसके पिता बिली ब्लैक मना कर देते हैं कि वो तो घर पर है ही नहीं, वो उस घर से कहीं दूर चला गया है। तो बेला ज़बरदस्ती उसके घर में जाती है तो पता चलता है कि जेकब घर में ही है और वो सो रहा है। दूसरी तरफ खिड़की में बेला देखती है कि सैम और उसके कुछ साथी आगे मस्ती कर रहे हैं। तब बेला समझ जाती है कि जेकब को भड़काने में उन्हीं दोस्तों का हाथ है। तो वो जाकर उन दोस्तों को ये बोलती है कि तुम जेकब से दूर रहो और उससे कभी मत अड़ना। और वो गुस्से में आकर पॉल को एक झापड़ मार देती है। तब पॉल गुस्से में भेड़िया बन जाता है और वो बेला पर हमला करने ही वाला होता है। तब बेला भागने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खिड़की में से जेकब कूदकर भागता हुआ आता है। तो बेला जेकब को रोकती है और कहती है कि नहीं, प्लीज़ आगे मत जाओ, वहाँ पर भेड़िया है और वो तुम्हें मार देगा। तभी हम देखते हैं कि एकदम से जैक एक भेड़िए रूप में बदल जाता है और पॉल पर हमला करने लगता है।
हम देखते हैं कि जेकब और पॉल अब भेड़िया बन चुके हैं और दोनों भेड़िए रूप में एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं और काफ़ी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को देखकर बेला काफ़ी शॉक हो जाती है। तभी सैम कहता है कि तुम बेला मेरे घर पर चली जाओ और एमिली के पास रुको, हम इस झगड़े को ख़त्म करके वापस से एमिली के घर पर आते हैं। एमिली जो कि सैम की फियोंसी होती हैं, वो उसे पाकर काफ़ी खुश होती हैं। तभी हम देखते हैं कि एमिली के चेहरे पर एक काफ़ी गहरा निशान होता है जो और किसी ने नहीं, सैम ने ही दिया होता है, क्योंकि सैम जब गुस्से में आता है तो वो एक भेड़िया बन जाता है और उसी की वजह से उसने एमिली पर हमला किया था। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जेकब भी वहाँ पर आ जाता है और पॉल और जेकब के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो भी ख़त्म हो चुकी होती है। बेला जेकब को साथ में लेकर चलने लगती है और दोनों उस बीती हुई बात पर बात करने लगते हैं कि आखिर तुम भेड़िया कैसे बन सकते हो और तुम में ये सब पावर्स कहाँ से आई। तो जेकब बताता है कि याद है बेला, हम एक बार लापुश बीच पे थे और मैंने तुम्हें एक कहानी बताई थी, ये कहानी उसी से रिलेटेड है। अगर तुम इस बात पर गौर फरमाओगी तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हैरी और चार्ली जंगल में हो रही अफरा तफरी की वजह से जंगल में जाकर उस भेड़िए को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भेड़िया शहर के बाकी लोगों को मार रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और हैरी पर हमला करने लगती है। जैसे ही वो हैरी पर हमला करने ही वाली होती है तभी वहाँ पर जेकब और उसके कुछ साथी आ जाते हैं और वो विक्टोरिया को पकड़ने लगते हैं। लेकिन विक्टोरिया काफ़ी चालाक होती है और वो उस पहाड़ी से कूद जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला काफ़ी अकेली हो चुकी होती है, इसलिए वो चाहती है कि वो समुद्र में कूद जाए और अपनी जान दे ताकि एडवर्ड फिर से आए और उसे बचा ले। बेला भी इसी पहाड़ी पर जाती है जहाँ पर जेकब के दोस्तों ने क्लिफ जंपिंग करी थी। वो वहाँ से जैसे ही कूदती है तो वो पाती है कि उस पानी में दूर से विक्टोरिया भी आ रही होती है। वो काफ़ी घबरा जाती है और पीछे पहाड़ से टकरा जाती है। वो पानी में बेहोश हो जाती है और पानी में डूबने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जेकब का हाथ आता है और वो बेला को बचा लेता है। बेला को बचाने के बाद में वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो उसे अपनी कार में बिठाकर घर छोड़ता है। तभी जेकब को एक वैम्पायर की स्मेल आती है और कहता है कि तुम्हें अंदर घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैम्पायर और भेड़ियों में एक समझौता हुआ था, ना तो वो हमारे इलाके में आएंगे और ना हम उनके इलाके में जाएंगे। ये इलाका वैम्पायर्स का है और अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। तो बेला कहती है कि ये तो एडवर्ड की गाड़ी है, ज़रूर एलिस यहाँ पर आई होगी, और वो ऊपर जाकर देखती है तो एलिस उसे वहीं पर मिलती है। तो बेला एलिस को पाकर काफ़ी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। तो एलिस उससे कहती है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, मैंने अपने विजन में देखा था कि तुम पहाड़ी से कूद रही हो और तुम्हारी जान जा चुकी है, लेकिन अब अगर तुम जिंदा हो तो दूसरी तरफ एडवर्ड को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये बात एडवर्ड से कही थी कि तुम मर गई हो और तुमने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी है। इस वजह से एडवर्ड काफ़ी टूट गया था और वो वॉल्टरी के पास गया था अपने आप को जान से मरवाने के लिए, लेकिन वॉल्टरी ये कहता है कि तुम काफ़ी होनहार हो, हम तुम्हें बिना किसी वजह के नहीं मार सकते, तुम मरना क्यों चाहते हो। इस बात से बेला काफ़ी शॉक होती है। वहाँ से एलिस और बेला स्पेन के लिए निकलते हैं, लेकिन जेकब वहाँ पर आता है और बेला से कहता है कि प्लीज़ तुम मत जाओ, ऐसा करना सही नहीं रहेगा। लेकिन बेला उसकी बात नहीं सुनती और बेला एलिस के साथ में स्पेन की ओर निकल जाती है। रास्ते में एलिस बेला को बताती है कि जब दिन के 12 बजेंगे और धूप सर पर होगी तभी एडवर्ड क्लॉक टावर के बाहर आएगा और अपना राज उजागर कर देगा, जिससे वॉल्टरी उसे जान से मार दे। लेकिन बेला एलिस को ये विश्वास दिलाती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। तभी हम देखते हैं कि सभी ने लाल कपड़े पहने होते हैं। तो बेला एलिस से पूछती है कि आखिर इन सब ने लाल कपड़े क्यों पहने हैं। तो एलिस बताती है कि आज सैम मालकूस त्यौहार है। ये त्यौहार वैम्पायर को भगाने की खुशी में मनाया जाता है, इसी वजह से सभी लोगों ने लाल कपड़े पहने हैं। तभी हम देखते हैं कि घड़ी में 11:55 हो रहे होते हैं। तो बेला कहती है कि आखिर एडवर्ड कहाँ होगा, मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए। तो एलिस कहती है कि वो ज़रूर क्लॉक टावर यानी कि यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग में होगा, तुम वहाँ जाओ और उसे बचा लो। बेला उन सभी भीड़ में से भागकर जाती है और क्लॉक टावर की ओर पहुँचती है। जैसे ही वो क्लॉक टावर की ओर पहुँचती है वो वहाँ पर एडवर्ड को पाती है। बेला भाग करके एडवर्ड के पास पहुँचती है और जैसे ही एडवर्ड अपने कपड़े उतारने वाला होता है और धूप में आने वाला होता है, उसी बीच बेला आकर उसे अंदर की ओर धकेल देती है। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वॉल्टरी साम्राज्य में से
एक उनकी एम्प्लॉय जिसका नाम है जेन वहाँ पर आती है। वो भी एक वैम्पायर होती है और वो दोनों को कहती है कि वॉल्टरी ने तुम्हें अंदर बुलाया है। वो सभी वॉल्टरी के पास में जाते हैं। वॉल्टरी जब बेला को देखता है तो काफ़ी खुश होता है और उससे कहता है कि तुम एक इंसान हो, लेकिन फिर भी इस वैम्पायर को तुमसे प्यार हुआ है, ज़रूर तुम में कोई ख़ास बात होगी। तो वॉल्टरी अपनी जेन को कहता है कि इस पर जादुई शक्तियों का प्रयोग करो। जब जेन अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग एडवर्ड पर करती है तो उसे काफ़ी दर्द होता है, लेकिन जब वो बेला पर ट्राई करती है तो बेला को कुछ भी नहीं होता। तो वॉल्टरी कहता है कि ज़रूर बेला में कुछ इंटरनल शक्तियाँ हैं। जब ये एक वैम्पायर बनेगी तो ये बहुत ही खतरनाक वैम्पायर बनेगी और हम चाहते हैं कि ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाए। तब वो बेला को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एलिस वहाँ पर आती है और वॉल्टरी से कहती है कि मैंने भविष्य देखा है और मैंने भविष्य में ये देखा है कि बेला अब एक वैम्पायर बन चुकी है। क्योंकि अब वो अपनी दिल की खुशी से वैम्पायर बनना चाहती है तो उसे मारना सही नहीं रहेगा। तब वॉल्टरी कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और जितना जल्दी हो सके बेला को एक वैम्पायर बना दो। रास्ते में जब एडवर्ड और बेला जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर जेकब आता है और बेला एडवर्ड से कहती है कि ज़रूर जेकब तुमसे कुछ बात करना चाहता है। एडवर्ड गाड़ी से उतरकर जेकब से बात करने के लिए जाता है। जेकब एडवर्ड से कहता है कि तुम अब बेला से दूर हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ ज़्यादा देर रहो, और अगर तुम्हें याद होगा कि हमारे बीच समझौता क्या हुआ है तो तुम ऐसा नहीं करोगे। तो बेला पूछती है कि आखिर जेकब किस समझौते के बारे में बात कर रहा है। तो एडवर्ड बताता है कि भेड़ियों और वैम्पायर्स के बीच में एक समझौता हुआ था कि हम लोग किसी भी इंसान का खून नहीं पिएंगे और तुम्हें वैम्पायर बनाने के लिए मुझे तुम्हारा खून पीना ही पड़ेगा, इसलिए ये मुझे उस समझौते को बार बार याद दिला रहा है। तभी जेकब कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाएंगे और बेला नहीं चाहते हुए भी मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसमें अच्छा यही रहेगा कि तुम एडवर्ड के साथ मत रहो। इस पर एडवर्ड को गुस्सा आता है और वो जेकब को धक्का देता है। इस पर जेकब को भी गुस्सा आ जाता है और वो एकदम भेड़िया बन जाता है और एडवर्ड पर हमला करने ही वाला होता है। तभी बेला बीच में आ जाती है और उन दोनों को रोक देती है और उन्हें कहती है कि तुम मेरे लिए प्लीज़ झगड़ा मत करो। इस पर जेकब वहाँ से चला जाता है और बेला और एडवर्ड वहाँ पर बचते हैं। बेला एडवर्ड से कहती है कि इस तरीके की मुसीबतें मुझ पर बार बार आती रहेगी, तुम कब तक मेरा सहारा देते रहोगे, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि प्लीज़ तुम मुझे एक वैम्पायर बना दो। तब एडवर्ड कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। एडवर्ड कहता है कि तुम्हें वैम्पायर बनाने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो बेला पूछती कि वो क्या है। तो एडवर्ड बताता है कि वैम्पायर बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और शादी के बाद ही मैं तुम्हें एक वैम्पायर बनाऊँगा। तो बेला उसकी बात सुनकर हाँ कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसमें आपको कुछ शिकायत हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। इस सीरीज़ का 3rd पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।